नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर को टारगेट करते हैं। आज के सेशन में हम DTPSB जेई में आए हुए क्वेश्चन को लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है आपसे कि ग्रेडिंग ऑफ सैंड के, ठीक है, ग्रेट वेरिएशन, जो हमारा सैंड का ग्रेडिंग है, ठीक है, इससे क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। आपको बताना है कि सैंड का जो ग्रेडिंग से वेरिएशन क्या क्या देखने को मिलता है। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रही है किसकी, ग्रेडिंग ऑफ सैंड की। ग्रेडिंग ऑफ सैंड का मतलब होता है आपने सैंड की ग्रेड को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब सैंड की ग्रेड को बढ़ाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ग्रेडिंग का मतलब है कि पार्टिकल की साइज को इंक्रीज करना। तो स्ट्रेंथ जो बढ़ जाएगी, पार्टिकल की साइज इंक्रीज होगा तो वर्केबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर। ड्यूरेबिलिटी भी हो जाएगी क्या, इंक्रीज। क्यों, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी तीनों हो ग्रेडिंग पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ होल सर्किल बियरिंग वेरी फैम, जो हमारा होल सर्किल बियरिंग होता है WCB, ठीक है, इसका वैल्यू जो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। अगर बात करें WCB की, तो WCB जो है, ठीक है, वो हमेशा जो एंगल मेजरमेंट करेगा वो हमेशा क्लॉकवाइज नॉर्थ डायरेक्शन से, याद रखेंगे। क्लॉकवाइज मेजर करता है कहाँ से, नॉर्थ डायरेक्शन में। कितना मेजर करेगा, ठीक है, वो 360 तक मेजर करेगा, ठीक है। यानी कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन कर रहा है वो, 0 से लेके 360 तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे हम बात करें क्यूबिक सिस्टम की, यानी कि रिड्यूस बियरिंग की, तो जो रिड्यूस बियरिंग हमारा होता है वो एंगल मेजर करता है हमेशा कहाँ से, नॉर्थ से और साइड से। और वो क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में वो एंगल को मेजरमेंट करता है। फ्रेंड, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगर इसका वेरिएशन पूछेगा तो 0 से लेके 90 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है। इसका वेरिएशन 0 से 90 के बीच में होगा। बट आपसे पूछा है क्या WCB के बारे में, तो 0 से 360 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्पररी एडजस्टमेंट के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो भी टेम्पररी। तो बताना है आपसे, टेम्पररी एडजस्टमेंट में सबसे पहले आप क्या करते हैं सॉरी, सबसे पहले हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो पहले इसमें बता रहे हैं सेंटरिंग, ये तो हो नहीं सकता। पहले बताया लेबलिंग, ये भी हो नहीं सकता, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे अगर बात करें सेटिंग की, सबसे पहले लेबल, सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी और डी में सेटिंग दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, सेंटरिंग करेंगे कि लेबलिंग करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है लेबल के बारे में, ठीक है। प्लेन टेबल के बारे में नहीं पूछ रहा है कि पहले आप सेंटरिंग करेंगे। तो लेबल के बारे में पूछा तो उसके बाद लेबल करेंगे, उसके बाद करेंगे सेंटरिंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि द डायमीटर डॉपलेट इज 0.075 mm, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, ठीक है। वो किस में बताना है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, न्यूटन प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। डेवलप इन द डॉपलेट सरफेस टेंशन दे दिया इतना, तो आपसे पूछ रहा है क्या, प्रेशर इंटेंसिटी। तो आप ड्रॉपलेट के लिए आप जो जानते हैं प्रेशर इंटेंसिटी का फार्मूला P इक्वल टू क्या होता है, 4 क्या, सिग्मा बाई डी, 4 सिग्मा बाई डी। तो सिग्मा का वैल्यू क्या करेंगे, आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक। और इस डी का वैल्यू क्या करेंगे, आप यहाँ पे रखेंगे। जब यहाँ पे रख के आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस फिर आप ये ध्यान देंगे कि जो हमारा इंटेंसिटी आएगा वो न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी 0.75 नियर अबाउट, ये भी 0.75 कट जाएगा, बचेगा क्या, बस 4 बचेगा। तो ऑप्शन में देखिए 4 किस में है, इसी में है। तो ऑप्शन डायरेक्ट लगा दी, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर 4 और दिया हो तो पॉइंट में तब सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू भी 0.75 के फॉर्म में दिया है और डायमीटर भी 0.75 के फॉर्म में दिया है। तो दोनों ऊपर नीचे क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे, बस 4 बचेगा। तो 4 ऑप्शन में एक ही दिया है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेटरल के बारे में पूछ रहा है, लेटरल कोफिशिएंट के बारे में पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो लेटरल पूछ रहा है यहाँ पे, तो लेटरल के लिए कितना होता है, 0.75 होता है। फ्रेंड्स, आप हमें बताएंगे कि लॉन्जिट्यूडिनल कोफिशिएंट
जो होता है वो कितना होता है, उसका वैल्यू कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट एम एंड ए टार्क टी, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है किसका, बेंडिंग स्ट्रेस का और शियर स्ट्रेस का। तो बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का रेशियो कितना होगा फ्रेंड्स, अगर आप बेंडिंग इक्वेशन से, ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन से जब बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे तो आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, सिग्मा मैक्स इजकल टू कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको कितना 32 m बाई, ठीक है, पाई डी की पावर क्यू। उसी तरह जब आप शेयर टॉर्जनल इक्वेशन से जब शेयर निकालेंगे टाउ का, तो टाउ का वैल्यू जो मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, 16t/पाई डी की पावर क्यू। फ्रेंड्स जब यहाँ पे किसका किसका रेशियो पूछा है, बेंडिंग स्ट्रेस का यानी सिग्मा बाई टाउ का। फ्रेंड्स तो देखेंगे पाई डी क्यूब से पाई डी क्यूब कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 16×2 2 टाइम्स आ गया, यानी कि 2m/t। 2m/t देखते हैं किस ऑप्शन में, यही तो होगा 2m/t। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे, रट लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर ऑफ ट्रायंगुलर। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स किसके लिए पूछा है, वो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए पूछा है। तो ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए कितना होता है, अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड का जो शेप फैक्टर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। अगर रेक्टेंगल की बात करें उसका शेप फैक्टर कितना होता है, 1.5 होता है। सर्कुलर की बात करें कितना होता है, 1.7 होता है। आई सेक्शन की बात करें तो आई सेक्शन कितना होता है, 1.14 होता है। फिर आपसे पूछा किसके लिए, ट्रायंगुलर के लिए, तो ट्रायंगुलर के लिए कितना हो जाएगा, 1.23। याद रखेंगे ट्रायंगुलर का शेप फैक्टर इतना होता है, 2.34, सॉरी, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे रट लेना है सारा कि इतना इतना अलग अलग सेक्शन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इफ एग्रीगेट कंप्लीटली पास थॉट सिव ऑफ 75 mm, 75 mm से पास हो जा रहा है और रिटेन हो जा रहा है किस पे, रिटेन हो जा रहा है 60 mm वाली चालनी पे। तो पूछ रहा है एलोंगेटेड के बारे में, एलोंगेटेड एग्रीगेट। एलोंगेटेड एग्रीगेट का क्या होता है, ठीक है, तो वही तो होता है कितना, 5/9 मीन एवरेज डायमेंशन। तो जब मीन निकालेंगे किसका, इसका और इसका जब मीन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 + 75/2, ठीक है। इसका मीन निकालेंगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा कितना मिलेगा, 121.5 mm। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि क्यूरिंग ए कंक्रीट फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर आप क्यूरिंग कर रहे हैं कंक्रीट का लंबे समय तक तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए पहली बात तो स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो जाएगी। वाटर रेजिस्टेंस भी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम स्टेबिलिटी भी क्या हो इसकी बढ़ जाएगी। तो ऑल ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऑन विच प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन पूछ रहा है किस प्रिंसिपल पे बेस है, ठीक है। तो किस इक्वेशन पे बेस है वो, कन्वर्जेशन ऑफ मास पे वो डिपेंड। बट बात करें हमें बर्नौली की, तो बर्नौली जो मेरा है ये किस पे है, ये एनर्जी पे है, याद रखेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन को याद रखेंगे किस पे बेस। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पे इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट इट एक्सीड आई एंड इफेक्टिव सेक्शनल एरिया ए, रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ रहा है कितना होगा। फ्रेंड्स अभी हाल ही के पेपर में, ठीक है, आपसे पूछ दिया था कि रेडियस ऑफ जायरेशन का यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बताते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन का यूनिट क्या होता है। पहले ये बताएं कि रेडियस ऑफ जायरेशन और आई और ए में रिलेशन क्या है। आप जानते हैं आई इजकल टू क्या, ए इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर मिनिमम जब निकालेंगे, आर मिनिमम इजकल टू क्या हो जाएगा, I/A, लेकिन स्क्वायर है यहाँ पे तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो अंडर रूट में। तो देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आई बाई ए का रूट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। बट बात यहाँ पे मैंने ये पूछा था कि रेडियस ऑफ जाइरेशन का यूनिट क्या हुआ, थोड़ा देखते हैं। ये अभी हाल ही के पेपर में पूछा गया था। तो आई का यूनिट क्या होता है? आई का यूनिट होता है एम के पावर 4 बटा एरिया का यूनिट क्या होता है? एम के स्क्वायर। पावर 4 से पावर स्क्वायर कर दे बचेगा क्या? एम का स्क्वायर। जब का स्क्वायर किस में है? रूट में है, ठीक है। ये रूट तो है यहाँ पे। जब ये रूट से बाहर जाएगा बचेगा क्या? बचेगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का यूनिट क्या जाएगा? आएगा, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द फ्लैकीनेस इंडेक्स एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल इन द मूव थिकनेस। पूछ रहा है यहाँ पे किसके बारे में? यहाँ पे पूछ रहा है आपसे फ्लैकीनेस इंडेक्स के बारे में कितना होगा। फ्लैकीनेस इंडेक्स कितना होता है? 3/5 ऑफ मीन लेंथ, ठीक है। तो देखेंगे 3/5 ऑफ मीन लेंथ। अगर एलोंगेटेड के लिए पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 9/5 हो जाएगा मीन लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट यूज द पिलर 1.2 मीटर डायमीटर, ठीक है, एंड 6 मीटर लेंथ दिया है। उसमें रेनफोर्समेंट जो यूज हो रहा है 8 बार हो रहा है 125 mm का। फ्रेंड्स देखिए इतने बड़े सेक्शन में जिसका डायमीटर 1.2 मीटर है, ठीक है, लेंथ इतनी है, तो इसके कंपेयर में देखा जाए तो 8 बार जो लग रहा है 25 mm डाया का, इसे निगलेक्ट मान लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स सेक्शन मान लीजिए अगर हम पूरे निकालना चाहें, अगर आपके पास कैलकुलेशन करना है तो क्या निकालेंगे? कंक्रीट का पूछा ना कितना लगेगा, तो निकालना होगा। तो इस कंक्रीट का ये डायमीटर आपको दिया है, पूरे होल का निकाल लेंगे, होल सेक्शन का। उसमें से क्या करेंगे? रेनफोर्समेंट को माइनस करेंगे। जो रेनफोर्समेंट आपको लगा है, ठीक है, इस रेनफोर्समेंट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरे सेक्शन इतना ज़्यादा होने की वजह से इस बार को हम क्या करते हैं? निगलेक्ट मान लेंगे। तो कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाएगा। तो निकालेंगे कैसे? अगर हम पूरे सेक्शन का क्या निकाल लें, पूरे सेक्शन का हम एरिया इंटू लेंथ दिया मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम निकल जाएगा। किसे? पाई/4 d² 1.2 का स्क्वायर इंटू लेंथ कितना है? 6। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर कितना मिलेगा? इतने मिलेगा। फ्रेंड्स अगर आप सोच रहे हैं नहीं रेनफोर्समेंट को क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो रेनफोर्समेंट इसमें से माइनस कर देंगे तब भी आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट में जाएगा, बहुत कम है, इसलिए इसे निगलेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड टू कंडक्ट द इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए आपसे पूछ रहा है वाटर की क्वांटिटी कितनी होती है? वो होती है 0.85 पी, ठीक है। अगर हम बात करें साउंडनेस की, तो साउंडनेस के लिए कितनी वाटर क्वांटिटी होती है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 4 बियरिंग दिया है 30 डिग्री, तो कैलकुलेट करना है बैक बियरिंग। तो 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का जो रिलेशन होता है वो बैक बियरिंग इक्वल टू क्या होता है? 4 बियरिंग प्लस माइनस 180, ठीक है। ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है 4 बियरिंग पे। अगर 4 बियरिंग 180 से ज़्यादा हो तो माइनस लेते हैं, अगर 4 बियरिंग जो 180 से कम हो तो प्लस लेते हैं। अगर 180 से कम है तो प्लस का साइन लेंगे। 30 प्लस 180 कितना आ जाएगा? 210। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द वाइड रेशियो सॉइल आर कम्प्लीटली फिल विथ एयर। अगर हमारा जो वाइड है वो किससे फिल है? पूरी तरह एयर से फिल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ड्राई सॉइल कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्राई सॉइल कहेंगे। अगर यहाँ पे फुल्ली जो वाटर से फिल होता है तो उसे ट्रीटेड सॉइल हो जाता है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर द सॉइल हैविंग इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 डिग्री। आपको 30 डिग्री इंटरनल फ्रिक्शन एंगल का वैल्यू दे दिया, आपसे एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछ रहा है। ये तो होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या? के इजकल टू 1 माइनस साइन 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 5। जब 5 का वैल्यू रखेंगे सॉल्व करें तो फाइनल आंसर मिलेगा 1.3। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग फ्लो लॉस आर मोर। किस फ्लो में ज़्यादा लॉस होता है ये बताना आपसे। तो लेमिनार में, क्रिटिकल में, ट्रांजिशनल में या टर्बुलेंट में। फ्रेंड्स टर्बुलेंट फ्लो ऐसा फ्लो है जिसमें हमें लॉसेज मैक्सिमम देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होती है। वेलोसिटी कम होती लेमिनार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज पूछ रहा है यहाँ से, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है मेरा डिस्चार्ज को मेजरमेंट करेगा। तो मैनोमीटर तो प्रेशर को, ठीक, वेन
एनोमीटर क्या, विंड को, ठीक है। करंट मीटर यहाँ पे वेंचुरी मीटर, करंट मीटर जो फ्लो को मेजरमेंट करता है, वेंचुरी मीटर जो डिस्चार्ज को मेजरमेंट करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग द रिजल्ट ऑफ डिजइंफेक्शन ऑफ वाटर। ये डिजइंफेक्शन ऑफ वाटर के बारे में पूछ रहा है कि क्या होता है अगर हम ठीक है डिजइंफेक्शन देखें तो क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, इसलिए हम क्लोरीन को उसमें पानी में डालते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।